बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये समझते हैं कि हमारी मईशत का मुकम्मल तौर पे जो दारोमदार है वो IMF के ऊपर है, मगर दूसरी तरफ हमारे वज़ीर दिफा हैं जो ये समझते हैं कि IMF हमारी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। ये दोनों मामला जो हैं अपने आमिर साहब के सामने रखेंगे, तजिया उनका लेंगे, मगर इस साथ साथ ये भी हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अशराफिया है वो एक शिकारी के भेस के अंदर हमें नज़र आ रही है और जो अवाम है वो हमें उसका शिकार होती हुई भी नज़र आ रही है। पाकिस्तान की सियासी उफक पर एक नई सियासी जमात का उभरना, अवाम पाकिस्तान। अब देखना यह है कि महंगाई की चक्की में पिसते हुए अवाम को वो किस तरह से महफूज रख सकेंगे, किस तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन कर पाएंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आलमी कैनवस के ऊपर एक तरफ तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद है, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा भी अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। हुकूमती शेर अक़वाम मुत्तहिदा को आंखें भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ अंदरूनी मामला कह देने से किसी भी आलमी तूफान को रोका जा सकता है, इसके ऊपर भी बात होगी। और इस वक्त जो सियासत है और ख़ासतौर पे जो PTI की सियासत है, अब देखने में ये आ रहा है कि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो दोबारा से इस कोशिश के अंदर है कि वापस आ सकें। उनकी वापसी कितनी हद तक मुमकिन हो पाएगी, कुछ इसके ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब, कल आपने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की थी, आपने 5-6 चीज़ों को, मुल्की हालात को एक जगह यकजा करके आपने कहा था ये परफेक्ट स्टॉर्म है। आज सब तस्वीरें वैसी नज़र आ रही हैं, सिर्फ हमें हलचल नज़र आ रही है, अफरा तफरी, भौचाल है, कहीं पे हमें सुकून नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। नहीं, सुकून अगर नज़र आ रहा है तो गवर्नमेंट के दामों में नज़र आ रहा है। नॉर्मली देखें, बजट आता है, बजट के ऊपर बहस होती है, बजट पास हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बहस ख़त्म हो जाती है, मगर यहाँ ख़त्म हुई नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दावे इतने बड़े बड़े किए गए थे कि जनाब इस दफ़ा जो बजट ला रहे हैं वो इनकलाबी बजट होगा, कोई सीक्रेट काउ नहीं होगी, उसके बाद जनाब हम रिफॉर्म्स करेंगे और ख़र्चे कम करेंगे और जिद्दत से बड़े नए आइडियाज़ लेके आएंगे। मगर आखिर में वो दावे ना सिर्फ पूरे नहीं हुए, बिल्कुल ही बैठ गए हैं। मगर गवर्नमेंट का जो रवैया उसके आ रहा है वो बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर पेश कर रहा है कि आज अली परवेज़ मलिक साहब की फॉर एग्जाम्पल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी बातों से ये लग रहा था कि एक इनकलाब वो ले आए हैं बजट की सूरत में, और वो इस तरह का तासुर दे रहे थे कि हमें मशकूर होना चाहिए, कौम को उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने कमाल कर दिया है। ये दाद मांग रहे थे बाकायदा, जबकि सूरत हाल जो मार्केट के अंदर या पब्लिक के अंदर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कि जो दो बुनियादी मसाइल हैं, मैं मैक्रो में नहीं जाता, मगर लोगों के लिए तो क्या महंगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग, ये मसाइल हैं जो कि लोगों को हर रोज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर जो कोई जवाब नहीं आ रहा है। महंगाई जो है वो आप देख लें, स्टंटेड ग्रोथ है इस मुल्क में, और वो पैकेज दूध के ऊपर, साबुन के ऊपर, टूथपेस्ट के ऊपर, इन सारी चीज़ों पर फिर ये जो तेल और बिजली के वगैरह की, बिजली बढ़ने की महंगाई जो हमें पहले तासुर दिया गया था कि कम हो जाएगी, शायद मजीद आगे कम हो जाए, वो अब नज़र नहीं आ रही। पर मैं नहीं चाह रहा कि मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, हम एज अ रिपोर्टर ही इसके ऊपर वो करते हैं, मगर मैं चाहूँगा कि हम मौके का फ़ायदा उठाएं। हमें ज्वाइन किया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने। मिफ्ता इस्माइल साहब तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना तो हैं ही हैं, मगर इन्होंने अपनी हाल ही में अपनी पार्टी अवाम पाकिस्तान के नाम से की है, ये उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, शाहिद खान अब्बासी उसके कन्वीनर हैं। बहुत मुबारकबाद हो आपको पार्टी की, गुड लक टू यू मिफ्ता। थैंक यू सर। मैं इसलिए भी मज़ीद खुश हूँ कि ज़ातियात की आपकी जो ख़ास तौर पे आपका शाहिद खान अब्बासी का की सियासत के अलावा जो है ना इश्यूज़ के, जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, आप लोग इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो ज़रूरत है, और पहले भी थी, कि बजाय इसके कि ही सेड शी सेड करते रहें, किसने क्या कहा, इश्यूज़ पे आए जाएँ कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके क्या सलूशन है। तो पहले मैं थोड़ा सा जो इस वक्त सूरत हाल है कि उस पर आपका लूँगा, फिर आपसे जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं वो बारी बारी में उन सॉल्यूशंस की तरफ आऊँगा। पहले तो बजट का, इसका जो मैंने थोड़ा सा नक्शा पेश किया है, ओवरऑल मैं ना आपको कहूँ कि जिस तरह अली परवेज़ साहब ने नक्शा खींचा कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, इज़ इट सो? आपको भी ऐसे ही लगता है कि हंकी डोरी है, बहुत अंडर द सर्कमस्टांसेस ये बेस्ट बजट था? आमिर भाई देखें, अगर आप अखराजात देखें तो लगता है कि हंकी डोरी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में पैसा जो है वो वाफर है,
तो हुकूमतों ने अपने अखराजात बढ़ा दिए, जारी अखराजात करंट एक्सपेंडिचर जो है वो 24% से बढ़ा दिए सूद के अलावा भी, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स 30% से बढ़ा दिए। और हुकूमत पाकिस्तान, वफाक की और चारों सूबे की, और ये सब एक ही टैक्स पे पलते हैं, तो ये चारों सूबों की हुकूमत पाकिस्तान के जो टैक्सेस आप अखराजात देखें तो 30,000 अरब रुपया है, जो हमारी GDP का 25% हिस्सा है। यानी कि 25% कौमी आमदन जो है वो हुकूमत ने ले ली अपने अखराजात के लिए। उन 30,000 अरब में से वो 500 अरब रुपया तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीब लोगों को कैश वापस कर देते हैं, तो वो उनके खर्चे से निकल गए। बाकी वो 29,500 रुपया अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो वहाँ तो चीज़ें बड़ी हश लशपश हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखा जाए तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब 21% जो है उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया है। 24% ये करंट एक्सपेंडिचर्स की करंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखें, जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कौम मुश्किल में, हमको कौम को बचाना है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमको कमर कसनी होगी, सेक्रीफाइस देनी होगी। तो सेक्रीफाइस आप ये ले रहे हैं सर कि आप डब्बे के दूध के ऊपर, पैकेज मिल्क के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। एक आदमी को हार्ट अटैक होता है, उससे पहले कि उसके दिल में स्टेंट लग सके, आप बोलते हैं पहले 18% टेल टैक्स रख दे इधर। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलती हैं ज़कात के पैसों से, जो बैकबोन है हमारी मेडिकल सर्विसेज का, क्योंकि हुकूमत के अस्पतालों के हाल आपने देखे हैं। आप उनसे टैक्स ले रहे हैं ज़कात के पैसों पे 18% सेल टैक्स, ये आप ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप 500 से 600 अरब रुपया जो है वो आपने MNAs और MPAs के प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए। 75 अरब रुपए वफाक ने MNAs के प्रोजेक्ट्स पे लगाए। हर सूबे ने 1-1 अरब रुपया दिया है अपने MPAs को, बशमूल पंजाब के। तो जब मेरे भाई अता तारड़ कह रहे थे कि उनको हैरत, उन्होंने बड़ा इस पे एतराज़ किया खास तौर पे। वैसे तो आज की भी जो अली परवेज की थी वो आपकी बड़ी अपोजिशन ने बड़ी सबने क्रिटिसिज्म ज़ाहिर किया बजट पे, मगर ज़्यादा शोर आप पे आया आज भी। और कल अता तारड़ ने भी आपकी फिगर को चैलेंज कर दिया कि आज जो 500 रुपया कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी आप गलत कह रहे हैं। मैं आने पैसे से गिनवा सकता हूँ, कहीं ये नहीं लिखा होता बजट में कि ये MPAs को दिए जाएंगे, लेकिन अता तारड़ साहब को क्या बड़ी बात है, उनको ये मालूम करना। पंजाब हुकूमत फ़ोन करके पूछ लेना कि क्या आपने 1-1 अरब रुपया रखा है हर MPA आप कह रहे हैं कि 75 अरब रुपया वफाक के अंदर और बड़े सूबों के अंदर 1-1 MPA को, जो जिस तरह आप कह रहे हैं पंजाब में 1-1 अरब और बाकी सूबों का मिला के ये 500 का फिगर है। जी यही कहा है ना कि MNAs और MPAs को प्रोजेक्ट में पैसे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे भी इस साल जो है वो 500-550 अरब रुपया शायद PSDP पे खर्च हुआ है, तो अगले साल आपको 1400 करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इस वक्त अगर आप कमर कस रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि एक बिजनेस इंडिविजुअल से कह रहे हैं कि 49.5% टैक्स दो, सैलरी इंडिविजुअल से आप कह रहे हैं कि तुम 35% टैक्स दो, उसके ऊपर तुमसे हम सरचार्ज लेंगे, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लेंगे, तो 38.5% टैक्स लेंगे 8 लाख की तनख्वाह से ज़्यादा। आप लाख रुपए की तनख्वाह वाले का आपने टैक्स डबल किया है, 75,000 वाले की तनख्वाह का टैक्स आपने डबल किया है। जिसकी 5 लाख रुपए तनख्वाह होती है उससे पहले आप 91,250 लेते थे। ये इस साल के अंदर महंगाई हुई, वो उसका परेशानी है, बिजली महंगी हुई, वो उसकी परेशानी है, लेकिन आपने कहा नहीं हम 91,000 नहीं लेंगे, अब हम तुमसे 1,13,750 रुपए लेंगे, यानी कि 22,500 रुपए उसके भी टैक्स के पैसे बढ़ा दिए, 6 लाख वाले के भी बढ़ा दिए, 7 लाख वाले के भी बढ़ा दिए, वगैरह वगैरह। तो जब आप इतनी कुर्बानी कौम से मांग रहे हैं तो मुझे दिखाएं ना कि क्या कुर्बानी आपने दी है। कहीं हुकूमत का कहीं खर्चा कम नहीं हो सकता था? अगले साल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 13.5% इन्फ्लेशन होगा, हम चले मान लेते हैं 15 होगा, आपने 24% करंट एक्सपेंडिचर्स कैसे बढ़ा दिए? मैं कहता हूं सैलरी के पार्ट को रहने दें, चले सैलरी पिछले हिसाब से होनी चाहिए, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दें, लेकिन आपने ये पैसे बढ़ाए, आप करंट एक्सपेंडिचर की एक बहस रहती है कि ये लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करें, सूबों को ही करने दें, कि वफाक के पैसे उनके अंदर बेताशा स्कीमें जो हैं वो घूम फिर के कई बेताशा हैं, वो सूबों के अंदर नालियाँ इस तरह हैं, उसके अंदर वफाक के प्रोजेक्ट की एक तुक नहीं समझ आती। दूसरा जो करंट एक्सपेंडिचर में नाज़रीन की इजाफा भी कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर के एक्सपेंडिचर में बड़ा है, और दूसरा कि एक सिंबलिज्म होता है कि आप जब कह रहे हैं कि जी हमें अपनी जो है खर्चे कम करने होंगे और कौन से जब ये कुर्बानी मांग रहे हैं, तो एक बेशर्मी की बात है कि जब ये पता चले कि जनाब हमारे लॉ मेकर्स ने MNAs हज़रात ने यहाँ पे उन्होंने अपने अलाउंसेस खुद ही बढ़ा लिए हैं कि 10 किलोमीटर से जो है ना वो ट्रैवल अलाउंस वो 25 रुपये 10 रुपये से फ़ी किलोमीटर से 25 रुपये कर दिया है, ट्रैवल वाउचर्स अपने बढ़ा लिए हैं, फिर और एयर टिकट्स जो हैं वो अगले साल भी इस्तेमाल हो। तो ऐसे मौक़ों पर ये सिम्बलिज्म होता है। आप ये आवाम से कह रहे हैं, जिस तरह मिर्ता भाई बता रहे हैं कि क्या सैलरीड आदमी के लिए क्या जुल्म होगा, तो अपने खर्चे बढ़ा के क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं इस पे चाह रहा था आप इस पे भी जरा रोशनी फरमाएं।
देखिए सर, एक तो ये कि मैसेज गलत दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब तनख्वाह नहीं लेते, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो तनख्वाह ले लें तो 2 लाख रुपए से मुल्क का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फैसले तो सही फरमाए ना। और उसके बाद आप IMF पे डालते हैं, तो IMF ने तो आपको मना नहीं किया कि जो बाड़ा में सिगरेट बनती है जिसके ऊपर 200 अरब रुपए की टैक्स की चोरी होती है, IMF ने मना किया कि उनसे टैक्स ना लो। IMF ने तो आपको नहीं कहा कि आप ये जो पाकिस्तान में LPG स्मगल होकर आती है ईरान से और डीजल स्मगल होकर आता है, 200 से 300 अरब रुपए का PDL इस पर ज़ाया होता है, आपको IMF ने मना किया कि वो पैसे ना लो। अगर आप ये 300 अरब रुपए वो ले लेते और 200 अरब रुपए सिगरेट से ले लेते तो आपको ये टैक्स कितने लगाने पड़ते, मुझे बताइए। उसके बाद आपने ये फाटा के अंदर आपने मैन्युफैक्चरर्स को एक अलाउंस दे दिया कि आप ड्यूटी फ्री और सेल टैक्स फ्री पूरे पाकिस्तान में माल बेचें इसेंशली। तो इससे फाटा के आवाम का तो फ़ायदा नहीं होता। क्या फाटा में घी सस्ता मिलता है? नहीं। क्या फाटा में सरिया सस्ता मिलता है? नहीं। वो लोग तो कुछ फाटा के हैं, कुछ बाहर से आए हुए हैं जिन्होंने फाटा में फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, आप उनको मराद दे रहे हैं। अगर आपको फाटा के लोगों को मराद देनी थी तो उनसे टैक्स लें और उसको वो पैसा फाटा के आवाम पे खर्च करें। तो आपने ये जो चीज़ें की हुई हैं कि कहीं पर हुकूमत में एक जगह तो कहीं सेक्रीफाइस दिखाओ, कोई एक जगह तो बंद करो। आपने कहा हम हुकूमत के इदारे बंद करेंगे तो फिर पैसे कम रखते हो उसके, आपने पैसे तो उसके पूरे रख लिए हैं। मतलब आई वॉन्ट टू नो कि 24% खर्चे क्यों बढ़े। मैं आपको ऐसे एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि ये पंजाब के ओम्बड्समैन ने 2 महीने पहले 12 फ़ोन खरीदे, 7 अकेले ओम्बड्समैन के नहीं, उनके दफ्तर ने 7 फ़ोन उन्होंने सैमसंग के खरीदे और 5 फ़ोन आईफोन खरीदे 14 और 70 लाख रुपए के फ़ोन। तो ये पैसे तो हमारे पास है ना कि 70 लाख रुपए के हम आईफोन और सैमसंग के फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन लाख रुपए की तनख्वाह वाले को बोलते हैं कि तेरा 1250 रुपए टैक्स था, बेटा 2500 रुपए टैक्स देना। बिजली आप महंगी कर रहे हैं, गैस आप महंगी कर रहे हैं, टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं, महंगाई और आ रही है। तो क्या करेंगे लोग फिर ये क्या करेंगे? मुझे बताएं कि लोग कहाँ जाएं? क्या ये हुकूमत जो है ये लोगों के लिए भी कुछ करेगी या सिर्फ सेक्रीफाइस करेगी? लोग एक पाकिस्तान वो है जो सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पाकिस्तान वो है जो मरात ले रहा है। मुझे तो ये है ये एक एक्सप्लेनेशन आई है कि जी काबीना के अरकान जो हैं वो तनख्वाह नहीं लेते, तो मैं बिल्कुल दरख्वास्त करूँगा खुदा के लिए तनख्वाह ले लें। जिस तरह आप कह रहे हैं बड़ी छोटी सी रकम है, 2 लाख रुपए से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो जो बाकी पर्क्स हैं, वो जो सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है, वो घर हैं, बिजली के जो बिल हैं, वो जो लाखों में मिलियंस ऑफ रुपीज़ में ये खर्चे बढ़ जाते हैं, कॉस्ट तो उसकी है। तो मगर अब वो कह रहे हैं कि हम शॉर्ट साइजिंग करेंगे, कमेटी बनाई है तो बाद में करेंगे। तो ये तो काफ़ी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए अगर जिसने करना है। तो इतनी रिपोर्टें, इतनी कमेटियों की बेताशा आ चुकी हुई, अगर करना हो तो ये पहले हो जाना चाहिए था। आमिर भाई, आपको ये काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया, आपको भी पता है कि कमेटी बनाने का मतलब ये होता है कि अब इसको ये बात को छोड़ दो, वरना जब करना होता है तो वो काम हो जाता है। मतलब क्या बड़ी बात है, आपको तो पता है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डिवॉल्व करी गई हैं, वो मिनिस्ट्रीज के अंदर आप ख़त्म कर दें काम उसका। आपको कमेटी की क्या ज़रूरत है? आप उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो मतलब ये बातें सर, ये देखें, ये कमेटी हमने बहुत देखी है। प्रॉब्लम आमिर भाई ये है कि पहले एक ज़माने में हुकूमत के पास स्पेस होती थी, पाकिस्तान के पास स्पेस थी कि आप बैंकों से कर्ज़ा ले लें, दुनिया भर से कर्ज़ा ले लें और कर्ज़ा लेकर हम 1 साल और निकल जाते थे। अब हुकूमत को इस माइंडसेट से निकलना होगा कि कोई कर्ज़ा दे के हमको इस साल रिलीफ दे देगा या कोई इन्वेस्टमेंट करके हमको रिलीफ दे देगा। अब हमको रियल रिफॉर्म्स करने होंगे। ये जो वज़ीर आज़म साहब के ऊपर जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो क्यों नहीं किया इस साल, ये साल क्यों ज़ाया कर दिया? जिस दिन आपकी हुकूमत बनी थी उस दिन आपको NFC की बात करनी चाहिए थी। आपको पता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई फिस्कल हल नहीं है मां सिवा इसके कि NFC को अंदर सूबे के शेयर्स कम किए जाएं, कोई, वरना आप महंगाई बढ़ती रहेगी, गुर्बत बढ़ती रहेगी और आपका बजट का खसारा बढ़ा रहेगा। ये बात याद रखिएगा सर कि इस साल जितने भी लोग गुर्बत के नीचे हैं, अब शायद 10 करोड़ हो गए हैं, इस बजट के बाद 1.5 करोड़ आदमी और गुर्बत के नीचे जाएगा। इसका मतलब ये कि उसके बच्चे जो हैं वो रात को भूखे सोएंगे। ये आपके गलत फैसलों की, ये पॉलिसीज़ का ये रिजल्ट आता है। तो जब तक आप अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब आप सरचार्ज लगा सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज़ के ऊपर, तो आप सूबों को नहीं कह सकते कि यार 10% तुम लोग भी अपनी टोटल रेवेन्यू को कम कर दो और हमको वो उसमें से वफाक को वापस कर दो, हम थोड़ा सा कर्ज कम कर देते हैं, वॉलंटरली कम कर दो। 4 में से 3 सूबे तो आपके हैं। आप अगर 3 सूबे देते हो तो शायद PTI के वाले सूबे के ऊपर भी प्रेशर आ जाता, वो भी वापस करता, 1000 अरब रुपए आपको ये मिल जाता, आपको फिर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर वो तो कहते हैं कि ये हमारी खुद मुख्तारी पे हमला, अगर NFC के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आई तो सूबे तो इसके लिए तैयार नजर ही नहीं आते, फिर किस तरह से गवर्नमेंट बात करे उनसे?
बैन अगर आप एनएफसी को नहीं चेंज करेंगे तो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर ख़तरा है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको पाकिस्तान की सालमियत ज़्यादा ज़रूरी है या सूबों की नाम नहाद खुद मुख्तारी। और ये नाम नहाद इसलिए कह रहा हूँ कि हम जानते हैं कि कितने खुद मुख्तार हैं वो सूबे। ये सूबे खुद मुख्तार हैं या उसके अंदर ख़ानदानों की इजारादारी है, ये भी आपको बात देखने की है। और ये कौन सी फेडरेशन है कि जब आप एनएफसी अवार्ड बढ़ाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम करें तो ख़तरे में आ जाए। तो इस पे एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा डिबेट होने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ मादर पिदर आज़ादी नहीं है कि आप सोर्सेज लेने की बात करें, आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं इन रिटर्न वो ना पूरी की जाएँ। जो स्पिरिट थी इसके पीछे 18वीं तरमीम के पीछे और उनको ये देने की, वो लोकल बॉडीज़ फॉर एम्पावरमेंट टीयर को एम्पावर नहीं किया गया, सूबों ने अपना हिस्सा ले लिया। तो इस पर बहस करने की जरूरत है। पर मैं एक आपसे समझना चाहता हूं, वो ये जो फार्मूला है कि आप 4000 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं, 40% के करीब आपने बढ़ा दिए हैं, साथ में आप क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हम एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी इससे और हम ग्रोथ भी 3.5 3.8 जैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे होगा? सर ये नहीं होगा। आपने जो टैक्स लगाया है इस साल वो हर पाकिस्तानी के ऊपर औसतन 16,000 रुपये का नया टैक्स लगा दिया है। क्योंकि पहले पाकिस्तानी जो थे वो 44,000 रुपया हर पाकिस्तानी टैक्स देता था, अब 16,000 रुपये का और लगा दिया तो 59,000 रुपया हर पाकिस्तानी से टैक्स ले रहे हैं। ये हुकूमत चलाने का आधा खर्चा, इसके अलावा आधा आप कर्ज भी ले रहे हैं। ये जब आप टैक्स ले रहे हैं, मुझे बताइए कि इसके एवज आप क्या दे रहे हैं? आप पूरे पाकिस्तान में किसी थाने में जाके फ्री में FIR कटवा सकते हैं बगैर पैसे दिए? या आप आपकी गली से कूड़ा उठा हुआ होता है, मैं कराची में रहता हूँ, कभी पानी आ जाता है नल के अंदर, क्या कोई मतलब 80 लोगों की इस साल फौतगी हो गई है कराची में आम रॉबरी के अंदर। आप मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 78% 10 साल के बच्चे जो हैं वो 2 जुमले नहीं पढ़ सकते अपनी किसी भी ज़बान में, उर्दू हो या सिंधी हो, जिस ज़बान में उनको पढ़ाया 78% पाकिस्तानी नहीं पढ़ सकते। तो सूबे जो 1.5 खरब रुपया खर्च कर रहे हैं, 1.5 खरब रुपया एजुकेशन के ऊपर, वो पैसे का क्या फ़ायदा हो रहा है? स्कैंडिनेविया में लोग 60% 70% टैक्स दे देते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी जो है, रियासत जो है वो इतनी सहूलियात देती है कि उनको तकलीफ नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रियासत दे कुछ रही है, मांगती जा रही है। सर आप अब इस वक्त हमारा जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट हो गया है फॉर बिजनेस इंडिविजुअल्स वो हो गया है 49.5%। ये कनाडा और US से ज़्यादा है और वहाँ पे क्रेडिट टू ग्रेव सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ पर आपने क्या दिया है किसी को? मतलब आप उसके अलावा पासपोर्ट के अलग इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं, आप नादरा के अलग पैसे देते हैं। किसी दिन नादरा के ऊपर जाके देख लीजिए कि 11-11 बजे तक रात के लाइन लगी होती है नादरा के बाहर। तो ये क्या आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क को कि ये कैसा निज़ाम है कि जिसके अंदर आप कहीं पाकिस्तानी मिडिल क्लास को और सैलरीड क्लास को आगे आने का मौका नहीं दे रहे? आज आपने मुझे बताएं कि क्या नौजवानों को आपने मैसेज दिया है कि तुम्हारी इनकम का 40% जो है वो हम ले जाएंगे और तुमको हम उसके बदले कुछ भी नहीं देंगे, और उसके बाद जो तुम पैसा खर्च करने जाओगे तुम अपने बच्चे का दूध लोगे तो उस पर भी हम तुमसे टैक्स लेंगे। अगर तुम्हारे वालिद को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है और उसके ऊपर स्टेंट लगाना पड़ता है, हम उस पर भी टैक्स लेंगे। मतलब हम क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तानियों को कि हुकूमत अपना खर्चा नहीं कम कर सकती है? हमको ये 600 अरब रुपया, 500-600 अरब रुपया MNAs और MPs को देना ज़रूरी है। हमको ये 24% जो है वो अखराजात बढ़ाना ज़रूरी है। हमको ये कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए ADBs और PHDP करना ज़रूरी है। हम भाई पिछली 3000 स्कूलें जो बलूचिस्तान में बनी हैं उसमें से 2700 स्कूलें खाली पड़ी हैं, गोश्त स्कूलें हैं। वो स्कूलें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स की खुशनुदी के लिए हासिल की गई हैं, बनाई गई हैं। तो जब आप ये इस बेदरीग तरीके से, बेदिली से, बेदर्द खर्चा कर रहे हैं किसी और के पैसे का, ना ये आवाम का पैसा है। जो आपने टैक्स लिया है वो भी आवाम का पैसा है और जो आपने कर्ज लिया है वो भी आवाम का पैसा है, वो कल हमको लौटाना पड़ेगा। आज जो 500 अरब रुपया आपने MNAs और MPs की स्कीम पे लगाया है, 22% आपने देकर मार्केट से उठाया है, अगले साल उसका आपको 110 अरब रुपया सूद देना होगा। ये तो हो गया कि हमने बात कर ली कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब आ जाएं सॉल्यूशंस पे कि होना कैसे चाहिए था, क्योंकि अभी आपकी अपनी पार्टी भी है। तो ये ऑफ कोर्स रेवेन्यू टैक्स टू GDP रेशियो जो है समझ आती है 9% से 13-14 बढ़ानी चाहिए। तो ये जो करनी चाहिए, किस तरीके से आप रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं और उससे कि ग्रोथ भी हो और लोगों को, उन तबकात को जो पहले ही पिछे में ख़ासतौर पर जिस तरह सैलरीड क्लास है, ज़्यादा नुकसान ना हो। आमिर भाई, पूरी दुनिया में 2 टैक्स के उसूल होते हैं, ये हर मुल्क में माने जाते हैं। सोशलिस्ट कंट्री हो, कैपिटलिस्ट कंट्री हो, 2 टैक्स के उसूल होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब है कि 2 लोग जिनकी आमदन बराबर हो उनसे बराबर टैक्स लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 होता है वर्टिकल इक्विटी,
कि जो जिसकी इनकम ज़्यादा हो उससे ज़्यादा टैक्स लें, और जिसकी इनकम कम हो उससे कम टैक्स लें, और जिसकी इनकम ज़्यादा उससे उसका प्रोपोर्शन ऑफ इनकम से ज़्यादा टैक्स लें। अब ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक शख्स जो कि किसी कंपनी में नौकरी करता हो प्राइवेट सेक्टर में, उससे आप लाख रुपए की तनख्वाह पे उससे आप बोलें कि तुमसे हम 2,500 रुपया टैक्स लेंगे महीने का या 30,000 रुपये साल का टैक्स लेंगे। लेकिन एक आदमी जिसकी 1000 एकड़ की अराजी हो ज़रूरी, उसको बोले यार तुम टैक्स से इस्तिस्ना हो। ये नहीं हो सकता कि आपका बड़े बड़े मकान हो, महलात में रहते हों आप, लेकिन आपसे प्रॉपर्टी टैक्स कुछ ना लिया जाए, लेकिन हम गरीब लोगों से जो है वो पैकेज मिल्क पे जो है हम सेल्स टैक्स लेंगे। तो एक हमारे पास ये दो उसूल हमने वायलेट करे हैं ज़िंदगी भर। देखिए 1990 तक हम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से अमीर थे, पाक जनूबी एशिया में सबसे अमीर मुल्क थे। आज हम अफगानिस्तान के अलावा बाकी सब मुल्कों से पीछे रह गए हैं। नेपाल से इनकम ज़्यादा है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ से भी कम है। तो कोई ना कोई गलती तो हम कर रहे हैं ना पिछले 30-35 सालों में। हमको वो अपना निज़ाम बदलना होगा, और निज़ाम ये बदलना होगा कि आज दुनिया के अंदर बग़ैर तालीम के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी है। जो आपने बात फरमाई थी शुरू में इब्तदाइये में कि 40% बच्चा आपके मुल्क का स्टंटेड है 5 साल से कम। वो स्टंटेड इसलिए होता है कि उसको खुराक नहीं मिली, और वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर स्टंटेड नहीं है, माजरत के साथ वो दिमागी तौर पे भी जो है वो पीछे रह गया है बच्चा। वो बच्चा फिर कभी भी कवर नहीं कर सकता। पहले 5 साल के अंदर जो लैंग्वेज आप सीख सकते हैं वो आप कभी भी बुढ़ापे में नहीं सीख सकते। सो ये चीज़ें आपको ये करनी होंगी। 42% हमारी बहनें जो हैं ज़चगी की उम्र की, उनकी आयरन डिफिशेंसी है, 2 इंजेक्शन से सॉल्व हो सकती है, थोड़ा सा फ्रूट खाने से सॉल्व हो सकती है। आप कहाँ लेकर, उनके लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुल्क में? आप लोकल गवर्नमेंट नहीं बना रहे क्योंकि वो पॉलिटिकल फैमिलीज को नहीं छोड़ना है। कोई बात होती है तो पता नहीं फेडरेशन खतरे में आ जाती है, यहाँ पे कोई बात होती है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। बगैर स्ट्रक्चर ठीक किए, बगैर रिफॉर्म्स के, बगैर लोकल बॉडीज के, बगैर ये जो सारी बातें कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू अगर बढ़ा भी लेंगे तो उसके उल्टे असरात हैं, नुकसान है। ये कह रहे हैं आप? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए आप रेवेन्यू भी बढ़ाते हैं तो लोगों की जेब से पैसे लेते हैं ना। मतलब इस वक्त आपके ख्याल उन तबका से लेते हैं जो कि डिजर्व करते हैं कि उनसे लिए जाएं। ठीक है, आप क्या उन लोगों से पैसे आप जो ले रहे हैं, आपके ख्याल से क्या पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो नौकरी पेशा लोगों से कम टैक्स ले रही है? आपके नौकरी पेशा तो मर गए जो है, वो जो सरकार के जो 7% हैं उनकी तो उन्होंने इन्फ्लेशन से भी डबल अपनी 20 से 25% जो है वो 22वें ग्रेड वालों ने अपनी बढ़वा ली। और जो प्राइवेट सेक्टर में सैलरीड है वो जिस तरह टैक्स की ब्रैकेट बताई है वो तो मारा गया बेचारा। आप उसके बाद मुझे बताइए कि क्या मिडिल क्लास लोगों से, जिनसे हम अब साबुन पे, टूथपेस्ट पे, दूध पे, दही पर, शैम्पू पे, सब पे टैक्स लेते हैं और इनकम टैक्स लेते हैं, जिससे अब 49% हाईएस्ट टैक्स हो गया है, क्या हम अंडर टैक्सड हैं या ओवर टैक्सड हैं जिन पे हम टैक्स कर रहे हैं? तो हम तो ओवर टैक्सड हैं। तो पहले हुकूमत के अखराजात को भी कम करना चाहिए ना। ये तो कहीं खुदा न खास्ता नहीं लिखा ना कुरान मजीद में कि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती लेकिन हर साल टैक्स बढ़ाएगी। अब इस साल अगर आपका टैक्स जो है वो 38% हो गया है सैलरीड इंडिविजुअल का, तो अगले साल क्या 60% करेंगे? फिर क्या आपकी तनख्वाह डायरेक्ट ही वहाँ पर भेज दिया करें FBR के अंदर कि भाई आमिर अब तुम ज़िंदगी के लिए रहो लेकिन खाना वाना खाना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, बस तुम्हारी तनख्वाह हमने भेज दी है डायरेक्ट दीवाना साहब को, ये कर लें। अब ये मतलब यही कर लें क्या? ये 2 स्टेप 2 साल के अंदर ये हो जाएगा। आप कोई तो खर्चे को देखें, नजर सानी फरमाइए। PSDP करने की क्या ज़रूरत है जब आपको भी पता है कि ये क्या होता है? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डियामिर बादशाह बना लो, उस पर खैर पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए। चीज़ों पे आप हमेशा ये कहते भी रहते हैं, लिखते भी रहे हैं कि उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से प्रोडक्शन हो, जहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़े और डॉलरों के अंदर पैसे हैं। आप डियामिर बादशाह के अंदर भी, मैं आज भी आपको कहता हूँ कि ये बिजली का मनसूबा लगा रहे हैं वो बहुत गलती कर रहे हैं। डियामिर बादशाह में बिजली नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ पानी का रिजर्वायर बनना चाहिए। आज हमको बिजली एक्सेस है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में बिजली का उदाहरण लगा लेंगे, उसका $100 मिलियन में वो छोड़ सकते हैं आप उसका। वो ये गलती पे गलती करे जा रहे हैं। और आप देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चाइना ने आपको पैसे नहीं दिए ट्रेन के, नहीं तो आप 2200 अरब रुपए की ट्रेन ले आते। फिर आप बताएं कि 3 साल 5 साल बाद जब ये लोन शुरू हो जाता और फिर 20 साल का लोन होता तो मेरे और आपके बच्चे भी उसका लोन दे रहे होते। तो ये तो सर ज्यादती है ना पाकिस्तान के ऊपर। कितना मकरूज करोगे हमको? जो पुराना मकरूज करा हुआ। आप ML1 से बड़े कंसिस्टेंटली कह रहे थे कि ये नहीं लेना, पर उन्होंने पूरी कोशिश कर ली वहां जाके, वो चीनियों नहीं हमारा भला कर दिया कि इनकार कर दिया। बड़ा अच्छा। पर बिजली का जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर, क्योंकि खासतौर पर आप तवानाई के साथ मुंसलिक भी रहे हैं, समझते भी हैं, शाहिद खान अब्बासी पेट्रोलियम एनर्जी के वजीर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म के तौर पर भी देखते रहे हैं,
ये एनर्जी का भी लोड शेडिंग का हम क्या करें कि ये जो सूरत हाल, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि 26,000 इस दफ़ा हमारी मेगावाट डिमांड थी, हम 20,000 बना रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तेल खरीदने के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और 46,000 हमारी कैपेसिटी है। सो इसका असली हल क्या है? क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या सुजेस्ट करेंगे? सर एक तो हमारी 40,000 कैपेसिटी है नहीं, 31-32,000 से ज़्यादा नहीं बना सकते, डिपेंड ऑन द मंथ। अगस्त में तरबेला किक इन करता है तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात यह है कि सर इसमें से बहुत सारे प्लांट्स फरसूदा हो गए हैं, पुराने 1960s के 1970s के, वो फेंक देने चाहिए, फर्नेस ऑयल के बंद कर देने चाहिए। अब इसका हल देखें, बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। अब ये हम इधर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे 2200 अरब रुपए आपको कैपेसिटी कॉस्ट देनी है। हम इधर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे इस वक्त सिंध के अंदर आपने विंड पावर लगाया हुआ है जो आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स, ट्रांसमिशन केबल्स नहीं है। ठीक है, ये हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब हमको पहले अपनी एक संभव चीज़ ये करनी चाहिए कि मजीद गलती करना छोड़ दो। ठीक है, मजीद और पावर प्लांट्स ना, पुरानी गलतियां ठीक करें और मजीद गलती करनियां बंद करें। और सर ये गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि किसी और का पैसा होता है, तो आप डिसाइड करते हैं कि यार इंपोर्टेड कोल पे लगा लो, यार कोई बात नहीं, हम साहिवाल तक कोल ले जाएंगे, चल 4 रुपए किलो लग जाए, हम इंपोर्टेड कोल पे लगाएंगे, साहिवाल में लगाएंगे, वो पोर्ट पे नहीं लगाएंगे। जब अपना पैसा लगा होता है तो इंसान ये गलती नहीं करता। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि आप इसको फिल फॉर प्राइवेटाइज कर दें। जब आप ये IPPs वाला मॉडल करते हैं ना सर, तो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट हुकूमत की हो जाती है, पब्लिक कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट, वो भी ना करें। आप इसकी फ्री मार्केट कर दें, मैनी बायर्स मैनी सेलर्स। एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होना चाहिए जो कि एक समझदार इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। अगर आपको सिंगापुर से या अमेरिका से लेकर आना है तो ले आइए, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होना चाहिए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट देखता हो। और इसका बड़ा अच्छा प्राइवेटाइज आप इनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जेनको सबको प्राइवेटाइज कर दें। एक रेगुलेटर होना चाहिए जो रेगुलेट करे, और जो हम ड्रैप में करते हैं, ड्रैप में ये करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, कि हम एक रेफरेंस के लिए हिंदुस्तान और बांग्लादेश की कीमतें भी देखते हैं कि यार अगर पाकिस्तान के बिजली वालों को हम ये कह सकते हैं ना कि बांग्लादेश में अगर 35 रुपए का यूनिट बेच रहा है तो तुम कौन सी कोई स्पेशल बिजली बेच रहे हो जो 60 रुपए की बेच रहे हो। तो वो रेगुलेटर जो है वो दुनिया को भी देखेगा, इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर भी देखेगा, और मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ये 700 अरब रुपए का हुकूमत को ये जो बजट में नंबर नहीं आता, एक और टीका लगता है। तो ये आप पहले तो फिल फॉर प्राइवेटाइज करें। अभी 1-8 साल तो फंस गए इस गुनाह के अंदर, लेकिन इसका सद्देबाब यही है कि आप इनको जल्दी जल्दी प्राइवेटाइज करें। सारी कंपनीज को एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं, जो शायद इनको समझ आया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होना चाहिए, और फ्रेमवर्क बनाने के बाद आप इसको प्राइवेटाइज कर दें। ये तो होगी बिजली की। अब आ जाएं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे। मैं हफीज़ पाशा साहब का आज ही का आर्टिकल देख रहा था, उनका जनाब इन्होंने कहा, दावे तो बड़े किए थे कि जी हम कोई सब्सिडीज़ नहीं होगी SOEs के लिए, इन इदारों के लिए। उन्होंने कहा जी 1800 अरब रुपए की सब्सिडीज़ और ग्रांट्स जो हैं इस बजट में रखी गई हैं, उसका स्केल इतना बढ़ गया, उसका क्या करना है? सर इसमें से बहुत सारी ग्रांटें जो हैं और सब्सिडीज़ जो हैं वो बिजली के लिए हैं। ठीक है, जिसके अंदर टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ होती हैं कि आपने जहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर इस्लामाबाद में बिजली कम चोरी होती है तो रेट कम होता है, लेकिन अगर लेट्स से कि सक्खर में बिजली ज़्यादा चोरी होती है तो रेट बढ़ा हुआ होता है। तो उनको बराबर करने के लिए भी आप टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ देते हैं। फाटा के अंदर आपको ट्राइबल एरियाज़ के आपको बहुत सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं। कश्मीर के अंदर आपने सस्ती बिजली बेच दी तो उधर आपको सब्सिडी देनी पड़ रही। तो ये सारे इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन SOEs के अंदर देखें आमिर भाई, जो OGDC है या PSO जो कि प्रॉफिट करती हैं बुक्स पे ऑन पेपर, वो भी बहुत कम प्रॉफिट करती हैं बनिस्बत इसके कि अगर वो प्राइवेटाइज होती। तो आपने देख लिया कि बैंक्स जो भी प्रॉफिट करते थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करके हमको टैक्स देते हैं। तो इसका तरीका ये होना चाहिए कि आप शफाफ तरीके से ओपन बिडिंग करवाएं और इसको प्राइवेटाइज कर दें। नहीं, वो सारी स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज का तो वो समझ आता है, मगर उसके लिए प्राइवेटाइज करने के लिए एक तो अकल चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि रेगुलेटर वगैरह भी बड़े अच्छे होने चाहिए, फिर ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तीसरा पॉलिटिकल विल, वो एक ताकत भी चाहिए। आपको नज़र आती है कि इनके अंदर ये छोटी छोटी, जिस तरह रिटेलर से डर गए, रियल एस्टेट वालों से डर गए, ये एग्रीकल्चर से डर गए, तो इस बजट के अंदर से नहीं कर पाए। तो इतनी बड़ी चीज़ें करने के लिए ये बड़ी खौफनाक, पाकिस्तान की मतलब बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, उसकी कैपेसिटी है इनकी?
सर ये मेरी देखिए उम्मीद थी कि इस बजट में शायद कुछ रिफॉर्म्स कर लेंगे। इन्होंने बात भी की थी कि हम रिलीफ देंगे, इन्होंने बात की थी कि ये बिज़नेस फ्रेंडली बजट होगा। मैं तो किसी बिजनेसमैन को नहीं जानता हूं जो ये समझता हो कि ये बिज़नेस फ्रेंडली बजट है। मैं तो किसी आवाम के आदमी को नहीं जानता हूं जो ये कहता हो कि उसको रिलीफ मिला है। तो मैं तो नहीं जानता हूं कि कोई इकोनॉमिस्ट मुझे कह दे या कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कह दे कि इसके अंदर कोई रिफॉर्म हुआ है। तो जब कोई रिफॉर्म आप नहीं कर सके पहले साल हुकूमत रिफॉर्म नहीं कर सकी तो बाद में क्या करेगी? तो मेरी तवक्को इनसे कोई नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपसे गुजारिश की ये करना ज़रूरी है, इनसे तवक्को नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, फिलहाल अब तक जो हम बजट के बारे में या चीज़ों के बारे में समझ सकें, मुझे काइंडली मेरी इस्लाह भी कीजिएगा। ऐसा नज़र आता है कि गवर्नमेंट का इस बजट के ज़रिए मकसद ये नहीं है कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़े, सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर आए, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके, पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर चल सके। ऐसा नज़र आता है कि इस बजट का वाहिद मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। आप इंडोर्स करेंगे या आप इस्लाह करेंगे इस मामले में? देखिए, मैं समझता हूं कि इनकी कोशिश तो ज़रूर थी कि ये मुल्क अच्छा हो जाए। किसी की नीयत पे मैं खुदा न खास्ता शक नहीं करता हूं। इनकी ज़रूर कोशिश थी कि चीज़ें हो जाए, लेकिन इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। रिटेलर से आप डर गए। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि रिटेलर से हम टैक्स नहीं लेंगे, तो हमने 2.5% मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त एक साबुन बेचने वाली कंपनी जाती है और दुकानदार से पूछती है कि भाई तो टैक्स में रजिस्टर है, ठीक है। अब आप बेचने जा रहे हैं किसी से माल, लेकिन पहले आप उससे पूछना, अच्छा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दो, अपना NTN नंबर दो। उसने NTN नंबर दे दिया, लेकिन अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो फिर भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब मुझे बताएं कि एक मैट्रिक पास सेलमैन जो जाता है शॉप पे किसी गांव गोड़ पे या किसी शहर में भी, कराची शहर में चले जाता है चले, और दुकानदार से पूछता है, वो उसको बताएगा कि मेरा NTN नंबर फला है, तो वो किधर जाके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ढूंढेगा? मतलब आप ये चीज़ें क्या कर रहे हैं? आप कितनी कॉस्ट डाल रहे हैं बिजनेस के ऊपर, और आप इसके अंदर सोच रहे हैं कि FDI आएगी। यूनिलीवर पाकिस्तान जो प्रॉफिट करता है उसको आप डिविडेंड तो उसका आप भेजने नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं FDI आएगी। आपको FDI लेके आनी है ना, मुल्क को ठीक कर दें। मुल्क ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद पैसे आ जाएंगे। जो कोरियन कंपनियां बांग्लादेश में इन्वेस्ट करती हैं, वो इसलिए नहीं करती कि कोरिया का बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कोरिया जाके लेकर आता है। वो खुद उनको नजर आता है कि इधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप पाकिस्तान को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बनाइए, पैसा खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आमिर साहब, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक मुझे लेना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बजट से मुतालिक तो मुफस्सिल गुफ्तगू हो गई। अब हम बात करेंगे कि सियासी उफक पर उभरती हुई नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान, अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए क्या हिकमत अमली सामने लेकर आएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मैं जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े कम, ये कहना चाहिए मीडिया के अंदर भी और सियासतदानों के अंदर भी प्रॉब्लम है कि हम जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कम बात हो पाती है। तो पहले वो पूरा करूँ। दो की मेरी तशरीह रह जाएगी। एक, मैं चाह रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़े जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वो है, वो डेट सर्विसिंग का है कि डेट ट्रैप में हम आ चुके हुए हैं कि हमारा 80% जो रेवेन्यू है वो सूद और कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। तो इसका क्या हल क्या है? कैसे इसको ग्रेजुअली या शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में निकला जाएगा? सर देखें, सूद इतना ज़्यादा हो गया, उसका कोई आसान हल तो नहीं है। इसके दो हल हैं। एक तो ये कि आप अपनी मईशत की साइज़ को बढ़ाएं, टैक्स को ना बढ़ाएं, मईशत की साइज़ को बढ़ाएं तो टैक्स आपका खुद ब खुद बढ़ेगा। नंबर 1। ये तरजीह गलत है कि सारा फोकस आ जाता है जी वाइडन कर रहे हैं, नेट को बढ़ कर रहे हैं, आमदनी बढ़ाएं। हाँ, आप अगर मईशत की साइज़ बढ़ जाएगी तो खुद ब खुद टैक्स बढ़ जाएगा। नंबर 1। और नंबर 2, सर देखें, जो मैं आपसे गुजारिश की है और मैं ये 6-7 साल से कह रहा हूँ, अब लोगों को मैं आहिस्ते आहिस्ते आई थिंक मेरी बात कुछ आई है लोगों के जहन में और जहन बन रहे हैं कि जब तक आप NFC को कम नहीं करेंगे, आप देख लीजिए ना पाकिस्तान में 10 साल से कितनी तेज़ी से डेट बढ़ रहा है। 6,000 अरब रुपया डेट होता था पहले, आज 76,000 अरब रुपया हो गया है। यानी कि पहले आपको 60 सालों में 6,000 अरब रुपया लिया था और पिछले 10-15 सालों में आपने जो है वो 70,000 अरब रुपया ले लिया है। तो ये आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। और दुनिया में फेडरलिज्म का उसूल ये होता है कि जो आदमी पैसे खर्च कर रहा है, जो हुकूमत पैसे खर्च कर रही है, वो खुद पैसे जमा करे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने कॉस्ट ही नहीं दी। इस वक्त अगर पंजाब हुकूमत जो है बोलती है 2 अरब रुपये इसको दे दो, 2 अरब रुपये उसको दे दो, इनके पास तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। इफ़ दे हैड टू रेज देयर ओन मनी कि अच्छा मुझे 2 अरब रुपये जमा करने हैं, मुझे किसी को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ानी होगी, तो फिर उनको पता चलेगा ना। तो आपने मतलब जिस तरह बच्चों को आप पैसे देते हैं, आप जितने पैसे देंगे वो ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या आपने कर रखा है कि आप पैसे बांट रहे हैं
और वो बेदरियाई से खर्च कर रहे हैं। और फार्मूला जिस तरह इंडिया में फॉर एग्जांपल हमारे वो है कि जितने सूबे अपने रेवेन्यू खुद करते हैं उनके उसके मुकाबले में फिर वफाक जो है वो उसको मैच करता है, इनाम भी देता है कि जनाब यहाँ आपको ज़्यादा देंगे क्योंकि आपने खुद इतना जोर लगाया तो ये हमारी तरफ से ये टॉफ़ी भी ले लें और इसको हम मैच भी कर रहे हैं। इस तरह का निज़ाम आप कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सर देखें, हम अब अगर हम अभी भी देखें कर्ज तो हम वापस नहीं करते ना, हम तो नया कर्ज लेके वो पुराना कर्ज वापस लेते हैं, बल्कि हर साल हम और मकरूज हो रहे हैं, तो हम कर्ज भी वापस नहीं कर रहे। तो हमको ये भी तो करना चाहिए ना कि जहां अब ठीक है हमने बहुत सारी हुकूमतों ने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की, नहीं बढ़ रहा ना समझ लीजिए टैक्स जिस तरह हुकूमत चाहती है, तो फिर अखराजात कम कर लो। अगर आपकी आमदन नहीं बढ़ती तो दूसरा चॉइस क्या होती है? लोगों की जब नौकरी चले जाती है तो अपने अखराजात कम कर लेते हैं ना। लोगों का बिजनेस ख़राब होता है तो अपने अखराजात कम करते हैं। ये तो नहीं होता कि आपकी दुकान ठीक नहीं चल रही आप अपने घर में तीसरी मंजिल बनाने लगे। ये कर रहे हैं ये लोग कि भाई आप जब आपका नहीं चल रही, आपकी आमदन इतनी नहीं है, आप अमेरिका की तरह आपकी आमदन इतनी ज़्यादा नहीं है या बड़े मुल्कों की तरह अमीर मुल्कों की तरह, तो अपने अखराजात भी कम कर लो। ऐसा क्यों हो सकता है कि हमारे हुकूमत के जो टोटल अखराजात हैं वो बांग्लादेश की हुकूमत से इतने ज़्यादा ऑन GDP बेसिस? और ख़ास तौर पे जो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो कहते हैं कि जो जिन खर्चे ख़ास तौर पे उन इंपोर्ट्स पे हो रहे हैं जिसका मुतबादल यहाँ पे हो सकता है फूड के अंदर भी, एनर्जी के अंदर भी, उन पे ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा मसला रहता है कि ये पिछले 10, 20, 30 साल से देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ठीक है, वो आपको उनको रियायतें देनी पड़ती हैं। बांग्लादेश में उधर वियतनाम जहाँ भी तरक्की हुई, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उन्होंने उनको इंसेंटिव दिए, मगर हमारे एक्सपोर्टर के मुतल्लिक एक शिकायत रहती है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जम्पशन और ये फ़वाइद लेते हैं मगर ये ग्रोथ उस लिहाज से होती नहीं है। तो मसला क्या है? हुकूमतों का है कि रेगुलेशन का है, एक्सपोर्टर्स का है? पाकिस्तान में बिजली, ये जो वज़ीर आज़म साहब का जो पैकेज था जो इस पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये बिजली करने के बाद भी पाकिस्तान में बिजली जो है वो बांग्लादेश से महंगी है, श्रीलंका से महंगी है, हिंदुस्तान से महंगी है, साउथ अफ्रीका से महंगी है, टर्की से महंगी है, मलेशिया से महंगी है। लेकिन आप इन्हीं ममालिक से कम्पीट करते हैं ना, इन सब से हमारी बिजली महंगी है, इंडस्ट्री की बिजली। पाकिस्तान में गैस साउथ अफ्रीका के अलावा इन तमाम ममालिक जिनका मैंने नाम लिया और थाईलैंड से महंगी है। तो आप ये भी देखें कि एक ज़माना ज़रूर था कि जिधर आपने टेक्सटाइल वालों को ख़ास तौर पे बहुत मराद दी और बहुत सस्ता इंटरेस्ट पे लोन भी दिया, और वो मैंने ख़त्म किया था कि वो इतने सस्ते इंटरेस्ट पे लोन ना दें उनको, ठीक है, क्योंकि हमने वो बात देखी थी कि ये लेके प्लॉट्स ख़रीद लेते हैं और स्पेकुलेशन होता है, इससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। लेकिन आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो एक्सपोर्टर्स को देंगे ना। अब एक 1% पहले टैक्स था, आप उसको 2% कर लेते, चलो आपने इनको रेगुलर टैक्स में डाल दिया, लेकिन 29% कर लेते ना, उसके ऊपर आपने 10% सुपर टैक्स लगाया कि जितना ज़्यादा कमाओगे इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा टैक्स दोगे। तो हम तो चाहते हैं ना कि वो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, हम तो ये नहीं चाहते कि वो कम एक्सपोर्ट करें, तो सुपर टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो हुकूमत को भी ज़रा सा अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि यहाँ पर $1 का भी FDI नहीं आता जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए हो। पाकिस्तान में बेचने के लिए तो कुछ पैसे लगा देते हैं, मोबाइल लाइसेंस खरीद लिए वगैरह वगैरह, प्लांट लगा के लोकल बेच दी गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ से कोई $1 का जूता बना, कोई $1 आता है कि जो $1 का जूता बना के एक्सपोर्ट करे, या जीन्स सी के एक्सपोर्ट करे, या टी शर्ट बना के एक्सपोर्ट करे? ये वियतनाम चले जाता है, ये मलेशिया चले जाता है, ये इंडोनेशिया चले जाता है, ये इथियोपिया चले जाता है, ये बांग्लादेश चले जाता है। ये यहाँ क्यों नहीं आता? कभी हमने इस बारे में गौर किया है कि पाकिस्तान? इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे यहाँ जो बैंकों का रोल भी आ जाता है और रेगुलेशन का भी आ जाता है कि इंडिया में फॉर एग्जांपल और बांग्लादेश में 25 से 30% बैंकों के लिए लाजिम है कि वो SMEs को, स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको, दरमियाने और छोटे कारोबारी लोगों को ये कर्जे दिए। ये जिन चीज़ें बात कह रहे हैं एक्सपोर्ट करने की, हमारे यहाँ 5% से 8% के दरमियान गालबन ये रेशियो रहती है। तो और बैंक इतना कमा रहे हैं, 1200 अरब रुपया सालाना उनका प्रॉफिट है, तो ये फैक्टर नहीं है बैंकों के लिए लाजिम करना? सर बैंक के पैसे तो सारे हुकूमत खा जाता है, बैंक तो सिर्फ हुकूमत को ही पैसे दे रहे होते हैं ना। तो हुकूमत ज़रा सा अपने अखराजात कम करे तो फिर जब अपने और हुकूमत की जब बोरोइंग कम होगी, हुकूमत का पैसे बचते ही नहीं है उनके लिए, आसान है तो उनके लिए। और देखें ना, बड़ा आसान है, 1% आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा, आप 20-21% में स्टेट बैंक से लेते हो, 22% में हुकूमत को दे देते हो, बैठे बैठे 1% मिल रहा है। लेकिन 1% जो है वो खरबों पर मिल रहा है, तो वो बहुत जैसा आपने कहा हज़ारों अरबों रुपए का प्रॉफिट हो जाता है।
1200 अरब 1400 अरब ये चल रहा है, और दरमियान में ज़्यादा है। अब मैं बिल्कुल पोलिटिकल पे आता हूँ। पोलिटिकल के अंदर घूम फिर के आ जाता है कि मईशत को ठीक करने के, जिस तरह आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जब तक आप अपने थाना कचहरी का निज़ाम, यहाँ का निज़ाम नहीं ठीक करेंगे, पोलिटिकल सिक्योरिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं आएगी। कैसे आएगी पोलिटिकल सिक्योरिटी? सर, दो चीज़ें करनी होंगी पाकिस्तान में। एक तो ये निज़ाम बदल के क्या करना होगा, निज़ाम बदल के ये करना, हम जो बात करते हैं कि हम निज़ाम बदलेंगे निज़ाम, तो वो निज़ाम क्यों हमने बदलना है? क्योंकि ये निज़ाम सचमुच इतना अशराफिया के ग्रिप में है। और हम अशराफिया के कहने का मैं एग्जैक्ट मतलब बताऊँगा कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो मुसलमान हो या किसी अक़लियत से ताल्लुक़ हो, वो किसी खित्ते में रहता हो, कहीं पर पाकिस्तान में रहता हो, और बिलखुसूस वो अगर उसका सोशल स्टेटस कम भी हो, हमको हर पाकिस्तानी को आगे लाना होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी गरीब रहें, पाकिस्तानी जहालत में रहें, पाकिस्तानी भूखे रहें, पाकिस्तानी बीमार रहें और पाकिस्तान आगे बढ़ जाए। ये हो नहीं सकता, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो जब तक हम पाकिस्तानी को तालीम नहीं देंगे, बच्चे को, हमारे नौजवान को एक करियर नहीं देंगे, नौजवान को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगी, हमारी औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, ये पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। तो आपको एक तो हर पाकिस्तानी को अपॉर्चुनिटी देनी, और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज नौजवान पाकिस्तान से मायूस है, तो आपने नौजवान को बोलना है कि तुम्हारी ज़िंदगी पे तुम्हारी कुदरत होगी, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्ज़ी से होगी, चाहे तुम अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम आगे आ सकोगे। ये नहीं है कि धोबी का बेटा जो है वो धोबी बनेगा, ये नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन का बेटा इलेक्ट्रिशियन बनेगा और शू सेलमैन का बेटा वही बनेगा। उसको आगे लेकर आए कि एक शू सेलमैन का बेटा हो एक जनरेशन में, और अगले जनरेशन में वो पाकिस्तान का वजीर आज़म बन जाए। ये होता है ना दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में होता है ना ये, और एक्चुअली हुआ है। शू सेलमैन का बेटा था रोनाल्ड रेगन। तो आगे जब तक आप ये नहीं कर सकते, जब तक आप नीचे के लोगों को ऊपर नहीं लाएंगे, और तालीम को भी आप महदूद कर देंगे कि या तो आपने इस मुल्क में ना बच्चों को तालीम दी है, ना आपने सेहत दी है, ना आपने इनको रोज़गार दिया है, तो आपने दिया क्या है 70 साल के अंदर? इसलिए थोड़ी आज़ादी दी थी। तो हमने लोगों को इंडिविजुअल आज़ादी देनी है अपनी ज़िंदगी पे, और इनको हर मौका देना है कि हर पाकिस्तानी आगे आए। और ये जो लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं मज़हब के नाम पे, या ख़वातीन के ख़िलाफ़, या ये सब चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। ये टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए पाकिस्तान से। ये थाने के कचहरी के जो रोल होते हैं कि उनको हमारी ज़िंदगी पे कुदरत हो, ये ख़त्म होना चाहिए। डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑफ द बाबूज, ऑफ द पुलिस, ऑफ द आरओज, दे हैव टू एंड। ये आरओ अपनी मर्जी से किसी का वोट डाल दे, ये नहीं हो सकता। ये मॉडर्न मुल्कों में ये कामयाब नहीं होती ये चीज़ें। लास्ट ये एग एंड चिकन की डिबेट रहती है कि ये वाले पूरा निज़ाम ठीक होगा तो उसके बाद ये जो आप बता रहे हैं कि एक बड़ा ड्रीम लाइक सिनारियो आप खींच रहे हैं कि यूथ को, आवाम को, औरतों को ये हकूक़ मिलेंगे, कि पहले वो ठीक किस्म की गवर्नमेंट लाएंगे तो ये निज़ाम ठीक होगा। पहले क्या होगा? सर, वो कहाँ गवर्नमेंट ला सकते हैं? तो ये तो अब आपको भी इतना अरसा हो गया, मैं हम सब जानते हैं कि कौन हुकूमत लाता है। गुजारिश मेरी ये है कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान उस नैश पे खड़ा हुआ है कि जहाँ दुनिया हमसे आगे निकल गई है। ठीक है, हम इस वक्त, हमारा बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हम 5 साल में बांग्लादेश जैसे हो जाएं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है कि हम अफगानिस्तान ना हो जाएं। सो वी नीड टू फिगर दिस आउट, एंड हमको अपनी इजारादारियों से पीछे हटना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को जब तक आगे नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान नहीं होगा तो मैं और आप। फिर ये तरले वाली बात ये होगी कि खुदा के लिए जाने दें, लोगों को मौका दिए, यही किया जा सकता है। और तो नहीं, तो फिर नहीं, मैं आपको बताऊँ, लोग रिएक्ट करेंगे, फिर लोग रिएक्ट करेंगे। देखें, ये चीज़ें ख़राब होते हुए वक्त नहीं निकलता। आपने देखा है कि मुल्कों के साथ क्या हुआ है। गवर्नमेंट का देखें, एक गवर्नमेंट का बोझ होता है, एक आवाम जो है वो पिलर की तरह है, हुकूमत जो है वो रूफ की तरह है। जब आप ज़्यादा बोझ करेंगे तो पिलर गिर जाएंगे, फिर हुकूमत भी टूट जाएगी। तो ये हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए। जी, बुरे हालात तो हैं, मगर ज़्यादा अहम बात यह है कि खुदा न खास्ता इससे भी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, उसको बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल, आपके बड़ी वाइड रेंजिंग हमारे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा कीमती वक्त अपने हमारे लिए निकाला। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक और सियासी जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जानी जाती है, उसके अंदरूनी इख्तलाफात और शिकस्त और के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब आ जाते हैं आमिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। मुझे ये बताएं, पीटीआई वाला है कौन? मुझे ये बताएं यहाँ पर। पीटीआई वाला जो है, ये घूम फिर के बात ये है कि ये फैसला कि किसने पीटीआई में रहना है, किसको नहीं रखना, उन्होंने इमरान खान ने करना है। इमरान खान की तरफ से कोई अभी फिलहाल क्लियरली जवाब नहीं आ रहा। मैं मोरलेस वैसे आ गया, वह लोग मान नहीं रहे हैं, मगर यहाँ एक बजिद है, काफ़ी सारे लोग आए हैं, वो कह रहे हैं हम पीटीआई हैं। वो कहते तुम नहीं हो, वो कहता नहीं मैं, वो कह रहा मैं। तो
तो ये तीनों के इस वक्त के अलग-अलग केसेस हैं, बारी बारी कर लेते हैं। फवाद चौधरी फॉर एग्जाम्पल वो बेजिद हुए हैं कि अगर इमरान खान ने उनको वापस लेना हुआ है कि एक ईमेल या एक इशारा करना है कि जी इनकी कबूलियत है, वो कह रहे हैं नहीं मैं अपना केस लेके आई जा रहे हैं और ज़बरदस्ती में हूँ। अब कह रहे हैं कि जी मेरे पे बड़ा प्रेशर था, मेरे पे ये था, मगर बहरहाल ये सवालात आएंगे। अल्टीमेटली फैसला फवाद चौधरी ने नहीं करना, ये इमरान खान ने करना है। तो ये आसानी से जो लोगों ने मार खाई है साल खुद जो है इमरान खान 1 साल से तकरीबन जेल में है, तो जो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मार खाई है, जेलें काटी हैं, वो उनको फिर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है। चलें, ये तो इन्होंने फिर भी ये मैं ज़रूर कहूँगा, गवाही भी दे सकता हूँ कि ये बड़े रिलक्टेंट थे। मुझे भी इनसे 2-1 दफ़ा बात करने का मौका मिला है कि यार मजबूरी है, बस क्या करें, करना पड़ जाता है ये वो। वैसे आमिर साहब चलिए, बाकी सब इख्तलाफात अपनी जगह पे, मरवत साहब को बस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए ज़रा ख्याल रखना चाहिए, सीधा हथनी के ऊपर ही बात मौजूद है, गलत बात है ये सही नहीं। मरवत साहब का मैंने कहा ना, यही उनका क्रेडिट है, यही उनका डिस्क्रेडिट है, उनका स्टाइल है, जुबान की खट्टी खाते हैं, तो यही उनका पॉपुलर स्टाइल है। मगर मुझे अली जैदी साहब का वो नहीं भूलता कि बीच में जो ये बहुत बड़े कस्में खाने शुरू कर देते हैं, याद है इनका वो वाला भी, वो प्रोड्यूसर साहब अगली दफ़ा निकाल के रखिएगा कि जनाब अगर मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे गोली मार दो अगर मारनी है, मगर मैं नहीं, कस्में खागी। तो वो उसके बाद जो है, जिस कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके हैं, कुछ लोगों का नज़र आता था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आता था कि उनको किस तरीके से किया गया, कईयों को टीवी पे ला के दिखाया गया। तो मुख्तलिफ लोगों के लिए लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं पीटीआई के अंदर, पर कुछ लोग लाइन क्रॉस कर गए थे। उसके अंदर मैं समझता हूँ ये अली जैदी साहब भी इतने मज़े लिए, इतने सालों एंजॉय किया। क्या वजह? हम सब सियासी मज़ा सबको चाहिए, क्या ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो इन्होंने पूरी कोशिश की थी, या इनका अंदाज़ा था कि दफन हो चुकी है, अगर दफन हो चुकी होती पीटीआई तो ये इन्होंने ये दोबारा एक्सप्लोर नहीं थी करनी, ये साथ में आगे थी। बस ये है कि ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आपको ये डिसीजन लेने होते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वो एक ट्रेन जब मिस हो जाती है और गलत डब्बे में बैठ जाते हैं, तो फिर उस डब्बे में दौड़ के ट्रेन का पीछा करके बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये डब्बे में घुसना चाह रहे हैं। अब देखें कि डब्बे का ड्राइवर क्या डिसाइड करता है, डब्बे के बाकी पैसेंजर जो कि इस आंधी तूफान के अंदर डब्बों के अंदर ही बैठे रहे, उन्होंने सब कुछ झेल लिया, मारे खाई। मतलब वो देखे ना, ये तो इतने माचो बने पीते थे, वो खवातीन जो अभी तक जेल में हैं, उनके मुकाबले में इनकी कुर्बानी देखें तो ये डब्बे के मुसाफिर, डब्बे का ड्राइवर ने डिसाइड करना है। बिल्कुल जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।